नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसे पिछली कक्षाओं में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई सारी चीज़ें समझी। उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य, नालों का निर्माण तथा मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो समाज बिंदु होता है, जो इतिहास में मैंने बिंदु बताए थे ना कई सारे, उसमें से जो एक समाज नाम का बिंदु है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें हमें क्या पढ़ना है, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, कि समाज में क्या भिन्नताएं थी, उनको हम किस प्रकार माप सकते हैं और किस प्रकार बता सकते हैं कि जो सामाजिक भिन्नताएं हैं वो क्या है, किस प्रकार है और उनका क्या आधार है। चलो इसको समझते हैं। तो पहला बिंदु क्या है आपका, समाधान। देखो, सामाजिक भिन्नता बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आधार बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, सामाजिक भिन्नता के लिए उसका क्या बताना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा। तो आज का बिंदु क्या है हमारा, सामाजिक भिन्नता। भिन्नता का मतलब क्या हुआ कि क्या समाज में ऊंचा और नीचा वर्ग है, यानी अमीर गरीब वर्ग है या फिर नहीं है, और किस प्रकार सामाजिक जो है वो समाज है वो समझते हैं। देखो, सामाजिक भिन्नताएं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उनके कुछ ना कुछ आधार चाहिए। अगर आपके समाज में कुछ सामाजिक भिन्नता है या नहीं है, उसको बताने के लिए आपको क्या देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आधार देने पड़ेंगे। जैसे कि आप क्या कैसे कह सकोगे कि जो आपके जो समाज है उसमें कौन लोग अमीर है और कौन लोग क्या है, गरीब है। उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आधार देना पड़ेगा। जैसे हम सामान्यतः आधार क्या मानते हैं, हमारे मानना ऐसा है कि जो हमारा गांव है, ठीक है, उस गांव में हम किसी को अमीर या गरीब बताने के लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर उसके घर में सामान्यतः, अगर उसके घर के अंदर एसी है, टीवी है और या फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर ये सब है, तो हम कह सकते हैं कि वो सामान्यतः सही श्रेणी के है और बाकी श्रेणियों से क्या है, थोड़ा सा उच्च श्रेणी का घर है, यानी थोड़ा सा अमीर मान लो। और बाकी मध्यम वर्ग है जिनके घर में मान लो टीवी है, एसी तो नहीं है लेकिन कूलर है, ठीक है, और एसी नहीं तो कूलर है, और बाकी सब मोटरसाइकिल वगैरह वो मान लो, वो क्या है, मध्यम वर्ग के हैं। और गरीब वर्ग के, ये मध्यम वर्ग मान लो, मध्यम वर्ग। और गरीब हम किसको मान सकते हैं, गरीब जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हो, ना तो टीवी हो, ना कूलर हो, ना मोटरसाइकिल हो, बस खाने पीने की व्यवस्था हो और रहने के लिए एक मकान हो छोटा सा, उनको हम मान सकते हैं कि सामान्यतः ये इनसे थोड़े क्या है, अमीर है। ठीक है, ये बातें हमने समझ ली कि अगर हम अपने समाज के अभी समाज की बात करें तो उसमें जो हमारा गांव है उसमें मैं इन आधारों के आधार पर कह सकता हूँ कि कौन थोड़ा अमीर है, थोड़ा मध्यम है और कौन गरीब है। लेकिन क्या इन्हीं आधारों पर हम हड़प्पा सभ्यता को बता सकते हैं कि किसी हड़प्पा सभ्यता के घर में अगर एसी मिला है हमें, तो वो क्या है, थोड़ा उच्च श्रेणी का है, संभ्रांत श्रेणी का है, और जिसके घर में एसी की बजाय कूलर है वो निम्न वर्ग का है, नहीं ना। तो उनके बताने के लिए हमें उनके समय के जो आधार मिले हैं उनको बताना पड़ेगा। तो वो आधार कौन कौन से हैं उनको देखते हैं और समझते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो हमें जो पहला आधार मिला है वो कौन सा मिला है, वो हमें मिला है सवादान। सवादान का मतलब क्या है कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय वैदिक संस्कृति है, उसमें 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें जन्म गर्भाधान पहला है, गर्भाधान से लेकर जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है क्या, जिसे अंत्येष्टि बोलते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जो अंतिम संस्कार है या अंतिम क्रिया जिस माध्यम से या जिस प्रकार की जाती है उसे हम समाधान कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के समाधान कैसे थे, किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक व आर्थिक भिन्नताएं हैं क्या, इस प्रश्न के उत्तर के लिए कई विधियों का प्रयोग लेते हैं। उनमें से एक विधि क्या है, समाधान है। कि देखो, किसी भी संस्कृति होती है ना, उसकी रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक व आर्थिक भिन्नताएं हैं या नहीं, इस प्रश्न के जवाब के लिए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से जो एक विधि है वो कौन सी है, आपकी समाधान विधि। ये समाधान विधि क्या है, इसको समझते हैं। देखो, हड़प्पा संस्कृति में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त का मतलब एक गड्ढा वगैरह खोद लिया जाता था, उसके बाद उस व्यक्ति को क्या करते थे, दफनाया जाता था। कहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति में।
सभी समाधानों के गर्त की बनावट समान नहीं थी। ठीक है, कि पहले तो क्या करते थे, उनको दफनाते थे, लेकिन सभी के जो गर्त थे वो क्या थे, समान नहीं थे। समान नहीं थे तो किस प्रकार थे? कुछ स्थानों पर समाधान गर्त की सतहों पर ईंटों की चिकनाई की गई है। यानी कि कुछ जो समाधान हमें मिले हैं उनके जो गर्त की जो नीचे की स्थान है या फर्श है उस पर क्या की गई है, वहां पर ईंटों की चिकनाई की गई है। ठीक है, और कुछ कब्रों में मृत भांड व आभूषण भी मिले हैं जो इस मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कि देखो अब तक जो हमने पढ़ा है उसको समझते हैं। क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या पढ़ा, समझने का प्रयास करना है ना। हमने पढ़ा कि जो सामाजिक भिन्नताएं हैं, क्या सामाजिक भिन्नताएं, इन भिन्नताओं को हमें बताने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं हम। क्या प्रयोग करते हैं? विधियों का या तकनीकों का। उन तकनीकों में जो हमारी पहली विधि है उसका नाम हमने क्या बताया? समाधान। समाधान का मतलब है किसी भी मृतक को दफनाना। तो समाधान में हम क्या देखते हैं कि जो हड़प्पावासी है, हड़प्पावासी क्या करते हैं, जो मृत होता है उसको गड्ढे में या गर्त में क्या करते हैं? दफनाते हैं, या गड्ढा, उस गड्ढे में क्या करते हैं? दफनाते हैं। अब दफनाने से क्या पता चलेगा कि समाज में भिन्नता है या नहीं? तो हम देखते हैं कि जो गड्ढे हैं या गर्त है उनका क्या है? आकार समान नहीं है, आकार समान नहीं है। ठीक है, तो आकार समान नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि जो अमीर हो उसके जो गर्त है उसका आकार अधिक हो, और जो गरीब है या जो मध्यम है उनके आकार अलग हो। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है कि कुछ गर्त है उनके जो फर्श है वो क्या किए हुए हैं? ईंटों से चिने हुए हैं और उनमें क्या दी हुई है? चिकनाई। ये हमें ये बताता है कि जिसके पास पैसे अधिक होंगे उसकी ने क्या किया होगा? अपने गर्त में क्या लगाई होंगी? फर्श है उसमें ईंटें लगवाई होंगी। इससे ये भी पता लगा सकते हैं हम कि वो शायद थोड़ा सा बाकी जो गर्त मिले उनसे थोड़ा अमीर रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या मिलता है? कुछ जो समाधान है, समाधान वहां से हमें क्या मिलते हैं? आभूषण मिलते हैं। आभूषण हमें यह बताता है कि शायद आभूषण और मृत भांड, शायद वो हमें ये बताते हैं कि जो शव है वो या जो भी व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वो मृत्यु के बाद भी क्या करेगा? इन आभूषणों व मृत भांडों का क्या करेगा? उपयोग करेगा। ऐसी उनकी क्या है? एक मान्यता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? कि सामाजिक भिन्नताओं को बताने के लिए कई विधियों या तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उनमें जो पहली विधि है वो क्या है? समाधान विधि है। इसमें क्या करते हैं कि हड़प्पावासी मृत को क्या करते हैं? गर्त में या गड्ढे में दफनाते हैं। जो गर्त होता है उसका आकार समान नहीं होता, कुछ के अलग होते हैं और कुछ के अलग होते हैं। जैसे मान लो किसी का अंडाकार हो सकता है, किसी का वर्गाकार हो सकता है और किसी का घनाकार हो सकता, आयताकार हो सकता है। फर्श की ईंटें में क्या की हुई है? कुछ फर्श की जो ईंटें हैं गर्त की उनको क्या किया हुआ है? चिकनाई की हुई है। और कुछ समाधानों में हमें आभूषण व मर्द भांड मिले हैं। ये सब आधार ले सकते हैं हम किसी भी वर्ग को सामाजिक भिन्नताओं को बताने के लिए। ठीक है, और कुछ स्थानों पर मृतक के साथ तांबे के दर्पण भी मिले हैं, तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है। और एक कब्र में तो हमें पुरुष की खोपड़ी के साथ शंख और जेस्पर व सूक्ष्म मनकों की आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या मिली है हमें? देखो कुछ समाधानों में हमें आभूषण मिले हैं और कुछ में क्या मिला है? तांबे के दर्पण, और कुछ में क्या मिले हैं? मनके मिले हैं और जेस्पर नाम का एक बहुमूल्य पत्र भी मिला है। तो ये सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पावासी है उनमें सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती थी, क्योंकि हमें सिर्फ कुछ ही जो ऐसे मन मिले हैं गर्त जिनमें मनके व जेस्पर मिले हैं, कुछ में तांबे के दर्पण मिले हैं और कुछ में समाधान है जिसमें आभूषण व मर्द भांड मिले हैं। कुछ ही ऐसे गर्त है जिनकी फर्श में क्या हुई थी? ईंटें लगाई हुई थी और उन्हें चिकना किया गया था। और सभी गर्तों के आकार समान ही है, इसका मतलब उनमें क्या थी? भिन्नताएं थी।
तो पहला आधार आप समझ गए ना कि देखो किसी भी समाज में भिन्नता के लिए हमें कुछ आधार लेने पड़ते हैं और उन आधारों पे हमें क्या बताना पड़ता है कि उनमें भिन्नताएं हैं या नहीं है। जैसे अभी हमने समझा कि जो हमारा वर्तमान समाज है उसमें भिन्नताएं के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे एसी टीवी और फोर व्हीलर हो गया, और मध्यम के लिए कूलर हो जाता है, टीवी हो जाता है, मोटरसाइकिल हो जाती है, लेकिन गरीब के पास ये सब भी नहीं होती है ना। वैसे ही जो हड़प्पावासी है उनमें सामाजिक भिन्नताओं को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो दूसरा आधार समझते हैं कि सामाजिक भिन्नताओं को बताने के लिए जो दूसरा आधार प्रयोग में लिया है वो कौन सा है। ठीक है, चलो इस दूसरे आधार को भी हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब ये क्या है वो समझो। विलासिता की वस्तुओं की खोज यह सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। इसमें पुरातत्वविद वस्तुओं को रोजमर्रा की वस्तुएं व विलासिता की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो सामाजिक भिन्नता को हमें क्या करना है, पहचानना है, और पहचानने के लिए हमें विधि का प्रयोग लेना है। तो एक विधि तो हम पढ़ चुके हैं, कौन सी, समाधान वाली। दूसरी विधि कौन सी है कि पुरातत्व विधि, जो भी वस्तुएं उन्हें मिलती है उन वस्तुओं को क्या करते हैं, रोजमर्रा। रोजमर्रा का मतलब जो दैनिक जीवन में हम वस्तुएं काम में लेते हैं, बर्तन हो गया या बर्तन भांडे जो भी हम काम में लेते हैं वो। और विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुओं का मतलब क्या है कि इन वस्तुओं के बगैर भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे चूल्हा है, चूल्हे के बगैर आप खाना वगैरह नहीं बना पाओगे, लेकिन जब आपको सर्दी लगती है तो आप हीटर लाते हो या कूलर लाते हो, तो उनके बगैर आप सामान्यतः काम चला सकते हो, लेकिन आप चूल्हे के बगैर खाना नहीं बना पाओगे या गैस के बगैर खाना नहीं बना पाओगे। तो जो गैस है वो क्या है, या जो चूल्हा है वो क्या है, रोजमर्रा की वस्तु है, और जो कूलर और वो आपका हीटर है वो क्या है, आपकी विलासिता की वस्तुएं हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो पुरातत्वविद भी क्या करता है कि जिस घर में हमें जो भी मर्द भांड या वस्तुएं मिलती है उनको वो दो भागों में बांटता है। पहला रोजमर्रा की वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। अब इनको क्यों बांटता है वो समझते हैं। देखो अब रोजमर्रा की वस्तुओं में क्या मिलते हैं, हमें पत्थर तथा मिट्टी से बने वस्तुएं हमें क्या मिलती है, रोजमर्रा की वस्तुओं में मिलती है। जैसे चक्की होगी। अब देखो चक्की के बगैर आप आटा कैसे पीसोगे, और आटा नहीं पीसोगे तो आप खाओगे क्या। मर्द भांड, उस खाना बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बर्तन तो चाहिए ही होंगे, वो सारे के सारे बर्तन आपके घर में होने ही चाहिए। सुइयाँ, कपड़े बुनने के लिए ये दवा क्या मुझे नहीं पता। वे वस्तुएं सामान्यतः सर्वत्र पाई गई है। देखो रोजमर्रा की वस्तुएं क्या सभी जगह पाई गई है, तो उससे तो हम ये नहीं बता सकते ना कि कौन सा घर अमीर का है या कौन सा गरीब वर्ग का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग वस्तुएं होनी चाहिए जो सामान्यतः हर कहीं नहीं मिलती। अगर वो वस्तुएं अगर किसी घर में पाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि शायद ये घर क्या है, थोड़ा सा अमीर है, थोड़ा सा संभ्रांत है। ठीक है, तो देखते हैं कि शायद वो जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो कौन सी है। तो समझो जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है। देखो विलासिता की वस्तुएं, वे वस्तुएं जो दुर्लभ हो। दुर्लभ का मतलब जो आसानी से हमें प्राप्त ना हो, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, वे वस्तुएं कौन सी होती है, दुर्लभ होती है। दूर का मतलब होता है मुश्किल से, लब का मतलब प्राप्त होना, जो मुश्किल से प्राप्त हो। तो वे वस्तुएं जो दुर्लभ हो तथा महंगी हो, जिनको खरीदने के लिए आपके पास कई सारी मुद्राएं होनी चाहिए, कई सारे पैसे होने चाहिए, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगी, महंगी होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, विलासिता की वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बनी हो, यानी कि देखो अभी हमारा मान लो राजस्थान है, तो उसमें क्या है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो उन वस्तुओं से अगर कोई वस्तु बनी हुई बनाई हुई है और वो हमारे क्षेत्र में पाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि उसे इंपोर्ट किया गया है, कहीं बाहर से मंगाया गया है, किसी जटिल तकनीक से उसे बनाया गया है, और वो यहाँ है। इसका मतलब इसके जिसने भी इसको खरीदा होगा वो क्या होगा, अमीर होगा, क्योंकि उसने इसके लिए क्या किया है, मूल्य चुकाया है। ठीक है, तो विलासिता की वस्तुएं कौन सी हो गई, जो दुर्लभ हो, जो महंगी हो और स्थानीय स्तर पर क्या हो, उपलब्ध नहीं हो। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। चलो समझो। देखो इनको बनाने के लिए जटिल तकनीक अपनाई गई थी, जैसे फायांस। अब ये फायांस क्या है, फायांस घिसी हुई रेत
अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया जो पदार्थ है वो क्या है? फयांस। वापिस समझो, ये परिभाषा आपके आ सकती है कि फयांस क्या है। तो फयांस क्या है? पहले तो रेत होगी कैसी? घिसी हुई या बालू रेत होगी। उसमें क्या डालोगे आप? रंग डालोगे, फिर गोंद डालोगे जो चिपचिपा पदार्थ होगा, फिर उसको क्या करोगे? मिट्टी में पकाओगे, पकाकर जो पदार्थ बनाओगे वो क्या होगा? फायांस होगा। तो पहले यहाँ पर फायांस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या फायांस, फायांस, फायांस क्या है? तो फायांस एक प्रकार का पदार्थ है। कैसा है? क्या है? पदार्थ। कहाँ किससे बना होता है? तो वो आपका बना होगा घिसी हुई रेत, घिसी हुई रेत तथा बालू। अब इसमें क्या करोगे आप? इस रेत में, घिसी हुई रेत में गोंद डालोगे या चिपचिपा पदार्थ डालोगे। चिपचिपा पदार्थ, ये चिपचिपा पदार्थ डाल दिया इस रेत में, फिर उसमें क्या डालोगे? रंग डालोगे। रंग डालने के बाद क्या करोगे? इसे पकाओगे। पकाने के बाद इसको क्या करोगे? पकाने के बाद इसने क्या किया है? पकाकर जो पदार्थ बनता है, तो पहले क्या किया आपने? घिसी हुई रेत ली, उसमें थोड़ा सा बालू डाला, बालू डालने के बाद थोड़ा चिपचिपा पदार्थ डाला, फिर रंग डाला, फिर उसके बाद इसने क्या किया? पकाया। जो पकाने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो कौन है? फयांस। अगर इस फयांस से बनी हुई वस्तुएं हमें मिलती है किसी घर में, तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः वो घर कैसा है? संभ्रांत है, समाज का वो वर्ग संभ्रांत है, और इसके आधार पर समाज में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला बिंदु क्या है? जटिल तकनीक से बनी हुई वस्तुएं। उसमें हमने पहला क्या पढ़ा? फयांस। ठीक है, अब फयांस के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो, फयांस से बनी वस्तुएं लघु पात्रों में सामान्यतः सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। तो फयांस में क्या रखते थे? सामान्यतः जो पात्र होते थे वो छोटे होते थे। लघु पात्र का मतलब छोटे पात्र हुआ करते थे। उनमें क्या करते थे? सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। क्या रखते थे? सुगंधित द्रव्य। तो आपके बारे में आ सकता है कि फायांस के बारे में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? फायांस क्या है? फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू जिसमें थोड़ा चिपचिपा पदार्थ डालकर, रंग डालकर उसे, उस मिश्रण को क्या करता था? पकाया जाता था। तो जो मिश्रण हमें प्राप्त होता था पकाने के बाद, वो मिश्रण कौन सा होता है? फायांस होता है। और उस फायांस से जो वस्तुएं हमें बनाई जाती है उनमें लघु पात्र होते हैं और सुगंधित द्रव्य होते हैं। ठीक है, फायांस से बने वस्तुएं सामान्यतः हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से ही मिली है, कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो क्या है? थोड़े से अमीर वर्ग के जो नगर हैं वो है, लेकिन कालीबंगा क्या है? छोटा वर्ग है। यानी कि जो समाज में भिन्नताएं हैं वो हमें क्या कर रही है? दृष्टिगोचर हो रही है या दिखाई दे रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं। देखो, सामाजिक भिन्नताओं को वापिस समझना है, एक एक चीज को ढंग से समझना है, ताकि आपके दिमाग में वो सारी बातें घूमती रहे और आप जब एग्जाम में आए तो आप क्या कर पाओ? लिख पाओ। तो देखो, सामाजिक भिन्नताओं को बताने के लिए जो पुरातत्वविद है वो कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें जो पहली विधि है आपकी वो क्या है? समाधान विधि। उसमें क्या करते हैं? समाधान का मतलब क्या होता है कि जो मृतक है उसको किस प्रकार उसकी अंतिम क्रिया की गई है। तो हड़प्पावासी होते हैं वो मृतक को क्या करते हैं? गड्ढे में दफनाते हैं। गड्ढे का आकार समान नहीं होता है, वो आयताकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है और आयताकार हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं? उस गर्तों के आकार हो सकते हैं। कुछ गर्त में हमें क्या मिलता है? ईंटों से फर्श बनाया मिलता है। वो फर्श क्या किस लिए है? चिकनाई देने के लिए। और कुछ समाधानों में हमें आभूषण व मर्दभांड मिलते हैं जो यह बताते हैं कि सामान्यतः उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति रहा होगा। और कुछ में हमें क्या मिलते हैं? तांबे के दर्पण मिलते हैं। और कुछ में मन के जेस्पर आदि मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? विलासिता की वस्तुएं, जो दूसरी विधि है उसमें क्या पढ़ा? फायांस। फायांस क्या है? ये आपके जो छोटा वाला अति लघुतरात्मक प्रश्न होता है उसमें आ सकता है। तो फायांस एक ऐसा पदार्थ है जो घिसी हुई रेत तथा बालू से बनाया जाता है। उसमें चिपचिपा पदार्थ व रंग डालकर उसे क्या करते हैं? पकाते हैं। तो पकाने के बाद जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जो मिश्रण, वो मिश्रण ही क्या है? फायांस। ठीक है, आगे बात समझ में। और इस फायांस से हमें क्या बनाते हैं? देखो, अब दूसरा जो बिंदु है, पहला तो समाधान हो गया ना, अब दूसरा क्या है?
वो है विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। अब देखो पुरातत्वविद होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद वो क्या करते हैं, वस्तुओं का क्या करते हैं, वर्गीकरण, वस्तुओं का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कैसे, एक तो होगी दुर्लभ वस्तुएं, दुर्लभ जिसे हम विलासिता की भी वस्तुएं कहते हैं। अब ये कौन सी वस्तुएं होंगी, दुर्लभ या विलासिता की वस्तुएं, इनको तो थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है। तो दुर्लभ या विलासिता की वस्तुएं कौन सी होंगी, जो सामान्यतः उस क्षेत्र की नहीं होगी जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ठीक है। जटिल तकनीक से बनाई होगी, जटिल तकनीक बनाने के लिए जटिल तकनीक चाहिए होगी और महंगी होगी। उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, विलासिता की वस्तुएं या दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः हम कहते हैं। और जो दूसरा वर्ग कौन सा है, वो कौन सा है, जो दूसरा वर्ग है वो है रोजमर्रा की वस्तुएं, रोजमर्रा की वस्तुएं। अब वो वस्तुएं कौन सी होंगी, वो होंगी सामान्यतः चक्की होंगी, सुई हो गई, मर्द भांड हो गया, मृद भांड, और एक शब्द था जावा जिसका तुम्हें पता नहीं है, आपको पता हो तो बता देना, ठीक है। ये सारी की सारी वस्तुएं कौन सी हो गई, रोजमर्रा की वस्तुएं। और दूसरी हमने पढ़ी विलासिता की वस्तुएं। इनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वर्ग है वो क्या है, उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, या समाज में भिन्नताएं है या नहीं है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दी है। अब आपको एक सवाल ये आएगा फायांस वाला, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो फायांस से क्या करते थे, फायांस से बनाते थे लघु पात्र। क्या बनाते थे, लघु पात्र। अब ये लघु पात्र का मतलब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे बर्तन हो गए, जैसे डब्बे हो गया या शीशियां होगी, वो किससे बनाए जाते थे, इस फायांस से बनाए जाते थे। और इनमें रखते क्या थे, सुगंधित द्रव्य या द्रव रखते थे। सुगंधित द्रव्य क्या हो सकते हैं, जैसे अभी अपन छोटी छोटी कांच की डब्बियों में क्या रखते हैं, इत्र रखते हैं। इत्र भी क्या होता है, सुगंधित होता है ना। तो शायद वो जो हड़प्पावासी है वो भी क्या करते थे, इन फायांस से बनी हुई जो लघु पात्र थे उनमें क्या करते थे, जो सुगंधित द्रव्य है शायद वो रखा करते थे। तो जो आज का बिंदु हमारा था, क्या बिंदु था, सामाजिक भिन्नताएं। उन सामाजिक भिन्नताओं को बताने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि समाधान विधि है और दूसरी विधि है विलासिता की वस्तुएं। इन दोनों को हमने समझा और एक एक करके उनमें जो बातें हैं उन बातों को समझा और उनको समझने का प्रयास किया। उनमें जो एक लघुतरात्मक प्रश्न बनता है आप लोगों के सामने, फायांस क्या है वो उसको समझा और फायांस किस काम आता है उसको समझा। तो ये सारी की सारी बातें आपको क्या होगी, समझ में आ गई होगी। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो अगला अपना जो बिंदु है वो क्या है, शिल्प उत्पाद। क्या है बिंदु, शिल्प उत्पाद। तो चलो इसको पढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन का कार्य, इसका मतलब क्या है कि जो शिल्प उत्पादन है उसमें हम क्या करते हैं। आपसे पूछे कि जो टीचिंग व्यवसाय है, यानी कि जो शिक्षक का व्यवसाय है, जो डॉक्टर का व्यवसाय है, जो इंजीनियर का व्यवसाय है, ये सारे व्यवसाय होते हैं, उनमें करते क्या है। तो वैसे ही आपसे कोई पूछे कि शिल्प व्यवसाय होता है या शिल्प उत्पादन होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, तो इसका क्या जवाब होगा। वो क्या करता है, मनके बनाएगा, मनके का मतलब मोती, शंख की कटाई करेगा, धातु कर्म करेगा, धातुओं की वस्तुएं बनाएगा, मुहर का निर्माण करेगा और बाट का निर्माण करेगा। तो शिल्प उत्पादन के कार्य 5 हैं, 6 कार्य याद हो जाने चाहिए। क्या, मन का बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहरों का निर्माण और बाट का निर्माण। 1 2 3 4 और 5, पांचों कार्य आपको याद होने चाहिए। मेरे साथ एक साथ वापिस बोलना, मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहरे व बाट। मन के, मुहरे, शंख, बाट और धातु, ये 5 काम वो क्या करते हैं, शिल्प उत्पादन के कार्य करते हैं। तो अब इन कामों को करने के लिए उन्हें कुछ कच्चा पदार्थ चाहिए होगा। वो कच्चा पदार्थ क्या है, तो मन के बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ चाहिए वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो पहला नाम आया है वो हमारे सामने, वो क्या है, कार्नेलियन, एक सुंदर लाल रंग। जेस्पर, स्फटिक,
क्वार्ट्ज और शेल खड़ी, ये जैसे क्या है, पत्थर है। तो मन के बनाने के लिए कुछ पत्थर चाहिए होंगे हमें। वो पत्थर कौन कौन से हैं? कार्निलियन, एक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और शेल खड़ी। तो कितने पत्थर हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो देखो 5 प्रकार के हमें क्या करने हैं? मन के उत्पादन में कार्य करने हैं, और 5 प्रकार के मनकों को बनाने के लिए हमें प्रयुक्त पदार्थ चाहिए। देखो 5 प्रकार के कार्य कौन कौन से थे, एक बार उनको हम याद कर लेते हैं, और फिर उनमें जो प्रयुक्त पदार्थ है उनको भी क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो जो अपना अगला बिंदु है वो कौन सा है, यहाँ पर लिखते हैं। देखो जो अपना अगला बिंदु है वो कौन सा है? शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन को आपको क्या करना है, समझना है। तो शिल्प उत्पादन में होने वाले जो कार्य हैं पहले वो समझो कि 5 कार्य कौन कौन से हैं। तो मैंने एक तो कहा कि मनकों का निर्माण, मोहरों का निर्माण, ठीक है, बाट का निर्माण, उसके बाद क्या था, शंख की कटाई, शंख की कटाई और धातुकर्म। ये 5 कार्य क्या करते थे, वो लोग करते थे। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 5 कार्य हो गए ना, देखो 1 2 3 4 और 5। उसके बाद 5 कार्य हो गए। 5 कार्य के बाद उन्होंने कहा कि मन के थे, मन के बनाने के पदार्थ, कि अगर आप मन के बना रहे हो तो मन के बनाने के लिए आपको कुछ कच्चा पदार्थ चाहिए होगा। तो वो कच्चा पदार्थ कौन कौन सा है? तो उनमें देखो कार्निलियन, कार्निलियन, कार्निलियन किस रंग का है? लाल रंग का। लाल रंग का क्या है आपके पास? कार्निलियन। एक था जेस्पर, क्या था? जेस्पर। दूसरा कौन सा था? स्फटिक, स्फटिक एक प्रकार का पत्थर होता है। और अगला क्या था? क्वार्ट्ज। ये सारे के सारे क्या है? पत्थर है। 5 थे ना, 1 2 3 4, एक क्या रह गया? ये सारे के सारे क्या है? पत्थर है। ठीक है, इनसे क्या करते हैं हम? मन के बनाते हैं। तो मन के बना शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य होते हैं? मनकों का निर्माण, मोहरों का निर्माण, बाटों का निर्माण, शंख की कटाई और धातुकर्म। तो मन के किस पदार्थ से बने होते हैं? कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक और क्वार्ट्ज। ये तो सारे चाहिए हमें क्या? पत्थर। और हमें क्या चाहिए वो देखते हैं। देखो धातुएं में कौन कौन से चाहिए? तांबा, कांसा और सोना। क्या क्या चाहिए? तांबा, कांसा, सोना, ये तो चाहिए धातु। वो थे हमारे ऊपर वाले क्या थे? शेलखड़ी नामक जो 5 पत्थर थे, और शंख और फयांस। ये सारी की सारी चीजें प्रयोग कर कर हम क्या बनाते हैं? मन के बनाते हैं। तो देखो मन के बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, मन के बनाने में प्रयुक्त प्रयुक्त पदार्थ। अब देखो वो कौन कौन से हैं, कि मन का बनाना है तो हमें कौन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो हमें कुछ तो क्या चाहिए? पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? पत्थर। तो हमने 5 प्रकार के पत्थरों के नाम देखे, वो देखो कौन कौन से थे। उनमें पहला क्या था? उनमें पहला था हमारा, वो था कार्निलियन। कार्निलियन, कार्निलियन किस रंग का था? लाल रंग, लाल रंग का कार्निलियन था। उसके बाद जेस्पर, जेस्पर, शेल खड़ी, जेस्पर हो गया आपका, शेल खड़ी हो गया। और उसके बाद क्या था? उसके बाद था स्फटिक और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये क्या है? ये 5 प्रकार के पत्थर हैं जिनका प्रयोग मन के बनाने में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा? मन के बनाने के लिए पत्थर देख दिया, कुछ धातुएं चाहिए थी। क्या? धातुएं। अब वो धातुएं कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, धातुओं में हमें चाहिए सोना, तांबा और कांसा। इन धातुओं का क्या करते थे वो लोग? प्रयोग करते थे। ठीक है, और उसके बाद कुछ अन्य वस्तुएं भी काम में लेते थे, जैसे शंख, शंख ले लिया और फयांस ले लिया। इन सब वस्तुओं का प्रयोग करके वो क्या बनाते थे? इन सब वस्तुओं का प्रयोग कर कर वो बनाते थे आपके आपके मन के बनाते थे। ठीक है, तो मन के बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं वो भी आप लोगों ने अभी क्या कर लिया? समझ लिया। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं उसमें क्या लिख रखा है। अब बनाने के लिए जो प्रक्रिया वो किस प्रकार बनाते थे? तो देखो मनकों का आकार भी देख लो कौन कौन सा होता है। चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार व खंडित। ये आकार भी होते थे, कि वो तो या तो गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, या फिर चक्राकार हो सकता है, रिंग हो सकती है,
स्पेयर हो सकती है, और सिलेंडर हो सकता है, और ढोलाकार और खंडित। ये सारे के सारे क्या हैं, उनके जो मनके हैं उनके क्या है, आकार है। अब देखो मनके बनाते कैसे हैं। तो ठोस पत्रों से बनाने वाले ज्यामितीय आकार का निर्माण। तो क्या करना है आपको, पहले एक ठोस पत्र लेना है, और उस पत्र को आपको क्या करना है, पहले एक ज्यामितीय आकृति देनी है। तो ज्यामितीय आकृति क्या होती है, तो देखो ज्यामितीय आकृति, आप लोगों ने घन देखा होगा जो वर्ग के आकार का होता है, और घनाभ देखा होगा जो आयत के आकार का होता है, गोला होता है वो वृत्त के आकार का होता है, और एक बेलन होता है। इन सब आकृतियों में पहले तो क्या कर लेंगे, उनको काट लेंगे। काट लिया। शेलखड़ी एक मुलायम पत्थर है जिसके चूर्ण से सांचे बनाए जाते थे जिनमें मनके डलते थे। तो आप लोगों ने सांचा तो देखा ही होगा ना, सांचा जिसमें कोई भी पदार्थ डालकर किसी भी आकृति को हम दे सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सांचा। तो जो सांचा था वो किससे बनाया जाता था, शेलखड़ी से। तो शेलखड़ी क्या है, एक मुलायम पत्थर है जिसका पहले चूरा किया जाता था, उस चूरे से सांचा बनाया जाता था जिनमें किन को डालते थे, मनकों को डालते थे। आगे बात समझ में। तो मन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, पहले ज्यामितीय आकृतियां बनाओ, उसके बाद शेलखड़ी नामक पत्थर से चूर्ण बनाओ, उस चूर्ण से सांचा बनाओ, और उस सांचे में क्या कर लो, उन मनकों को ढाल लो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, रंग वगैरह। तो कार्नेलियन लाल व पीले रंग का पदार्थ है जिनको आग में पकाकर मनके बनाते थे। तो दोनों बातें समझ में आ गई क्या, कि शेलखड़ी का प्रयोग कैसे करते थे, कार्नेलियन का प्रयोग कैसे करते थे। उसके बाद क्या वो थोड़ा सा और है, वो समझ लो क्या है। देखो अगले जो बिंदु है वो क्या है, वो समझ लो। देखो पत्थरों की अपरिष्कृत आकार को पहले तो तोड़ा जाता था, फिर उसको बारीक सल्क बनाए जाते थे, फिर उसकी घिसाई की जाती थी, फिर पॉलिश करके फिर उनको क्या कर देते थे, छेद कर देते थे। ठीक है। शंख में चूड़ियाँ, कच्छारियाँ व पिचकारियाँ बनाई जाती थी। जो शंख था ना उससे क्या बनता है, चूड़ियाँ, करछियाँ, पिचकारी, और ये सारी की सारी बातें थी जो क्या करते थे, वो लोग बनाते थे। तो देखो आज की जो बातें आपने सीखी है उनका प्रयोग किस प्रकार करना वो समझो। तो मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूँ, उन सवालों को आप समझना। क्या हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति, सवाल इस प्रकार आ सकता है आपका, हड़प्पा संस्कृति में शिल्प उत्पादन को समझाओ। यह आपका क्या है, सवाल। इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। ये निम्नात्मक प्रश्न आ सकता है, और आपके 200 शब्दों में क्या कर आ सकता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका जवाब मैंने क्या दे दिया, आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक भिन्नता को समझाओ। यह आपका क्या आ जाएगा, दूसरा सवाल है जिसको हमने समझा। ये भी 200 शब्दों में आ सकता है। ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, लिखना है। देखो समझाने का काम मेरा था, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब लिखने का काम आपका है। अगर लिखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना आप अच्छा लिख पा रहे हो। इसलिए जो भी मैं बातें बताऊं उनको लिखने का प्रयास कर लिया करो, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर याद कैसे रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है। ठीक है। तो ये काम आपको क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप समझदार हो, आपका काम क्या है, आपको करना ही है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये आपको ठोकना है ही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।